रिकॉर्ड। तो अब हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जो भी हम बताएंगे वो रिकॉर्ड भी होगी, और अच्छा अगर आवाज सुनाई पढ़ने के लायक बनेगा तो तुम लोग को डाल देंगे ग्रुप में। तो हम कह रहे थे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत है वह मुख्य रूप से तीन है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। है ना? ठीक है, बोलो पूजा, माइक ऑन कर बताओ। भारतीय इतिहास के कितने स्रोत हैं, मुख्य रूप स्रोत? तीन। कौन कौन से? पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत और विदेशियों के वृत्तांत। विदेशियों के वृत्तांत, यह तीन स्रोत है प्राचीन भारतीय इतिहास के। फिर अगर उसको फिर बांटे और कैटेगरी में बांटे, ये तो मुख्य मुख्य हो गया ना, तो उसमें कैटेगरी कैटेगरी बांटे तो पुरातात्विक स्रोतों को भी हम 6 भागों में बांट सकते हैं। जैसे हम कहते हैं भारत में रहते हैं, तो भारत में रहते हैं तो एक तो पूरा भारत हो गया। फिर कौन से प्रांत में, तो कहते हो ना कि झारखंड में, बिहार में, यूपी में, कौन प्रांत में। फिर अच्छा बिहार में रहते हो, अच्छा बिहार में कौन जिला में रहते हो, तो कहोगे खगड़िया, सहरसा, मधेपुरा, जहां भी रहते हो। झारखंड में रहते हो तो बोलोगे बोकारो, धनबाद, रांची, कहीं बोलोगे। तो कैटेगरी उस बांटा जाता है ना, सब डिवीजन किया जाता है। उसी तरह से पुरातात्विक स्रोत समझो भारत है, और ये सब जो है जो राज्य है उसके छोटे छोटे भाग किए हुए हैं। मुख्य स्रोत तीन हुए: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशियों के वृत्तांत। और उसमें पुरातात्विक स्रोत को भी हम समझने के लिए अलग अलग 6 भागों में बांटते हैं: अभिलेख, सिक्के, स्मारक एवं भवन, मूर्तियां, चित्रकला और अवशेष। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसलिए ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं। अभिलेख होते हैं जो पत्थरों पर या तांबे के चादरों पर खुदे हुए रहते थे। पहले चूंकि कागज वगैरह था नहीं, तो सब उसी पर लिखते थे, पत्थर पर लिखते थे या तांबे की चादरों पर लिखते थे, अभिलेख कहलाता था। जैसे सम्राट अशोक का अभिलेख। सिक्के, सिक्के भी जो जारी होते उसमें लेख लिखा रहता था, वो भी मेरा एक साहित्यिक स्रोत है। स्मारक भवन, जो स्मारक बने हैं, मंदिर बने हैं या किले महले बने, जो भी बने हुए थे प्राचीन भारत का, वह भी एक हमारा साहित्यिक स्रोत है। फिर मूर्तियां, मंदिरों में मूर्तियां बनी थी, किसने बनाया, कब बनवाया, उसमें नाम वाम लिखा रहता है, तो भी एक स्रोत ही हुआ। चित्रकला, जैसे अजंता का चित्रकला, एलोरा का एलिफेंटा का चित्र है, तो उसमें चित्रों को देख करके भी लोग समझते हैं कि उसमें लोग कैसे रहते थे, कैसे आंख मुंह, कैसा चेहरा था, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा बाल बांधते थे, कैसे गहने पहनते थे। चित्र देखने से समझ में आ जाती है ना कैसा चित्र बना हुआ है। जैसे जैसा लोग उसमें रहते थे उसे वैसा ही चित्र बनेगा ना, तो उससे भी जानकारी मिलती है। तो चित्रकला भी हमारा साहित्यिक स्रोत है। और अवशेष, अवशेष में जैसे जो जहां आदमी रहते थे, जिस बस्ती में रहते थे, वे मर गए, खप गए, खत्म हो गए, तो जो चीज उपयोग किए थे, जैसे थाली, बर्तन, पत्थर पत्थर के औजार, हथियार, घर बनाए होंगे, कुछ भी सब काम काम किए होंगे, खेत जोते होंगे, खेत बनाए होंगे, सब तो अवशेष है ना। तो उससे भी देख करके इतिहास के बारे में हम लोग जानकारी, इतिहासकार उसको उससे जानकारी लेते हैं इतिहास के बारे में। तो अभी हमारा एक पुरातात्विक स्रोत हुआ। पुरातात्विक स्रोत पर मतलब ये होता है कि जो प्राचीन समय का जो जमीन में गड़ा वड़ा इधर उधर जो बिखरा पड़ा है, उसको पुरातात्विक कहते हैं। पुरातात्विक स्रोतों को हम भी 6 भागों में बांटे: अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला, अवशेष। ये सब अंदर में कोड कोड कर, यह किला उला है जहाँ लोग रहते थे, जो कोड करके निकालते हैं। क्योंकि सिक्का कहीं गड़ गया, मर गया, खाते आदमी, तो जमीन में धंसा हुआ पड़ा हुआ है, तो उसको निकल गया सिक्का, किसका सिक्का है, कब का बना हुआ है, किस धातु का बना हुआ है, किसने बनवाया, ये सब देख करके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए हमारा स्रोत हुआ, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत हुआ। उसी तरह से जो मुख्य स्रोत, दूसरा स्रोत है भारतीय साहित्य, प्राचीन भारतीय इतिहास का, तो वह है साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं, क्योंकि बड़ा है तो इसलिए अलग अलग करके: धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। वैसा साहित्य, वैसा किताब जिसमें धर्म की बातें लिखी हुई है उसको धार्मिक साहित्य कहेंगे, और जिसमें धर्म और चर्चा चर्चा नहीं है उसको धर्मेतर साहित्य कहेंगे। है ना? जैसे मुद्रा राक्षस, हर्षचरित, उसमें साहित्य वही तो मतलब नहीं है, वो राजा के बारे में वर्णन है, वो सबके बारे में वर्णन है, तो धर्मेतर साहित्य में आएगा। है ना? और फिर धार्मिक साहित्य भी उसमें, प्राचीन भारत में मुख्य रूप से 3 धर्म थे भारत में: एक ब्राह्मण धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो साहित्य है, जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, ये सब, रामायण, महाभारत, वो ब्राह्मण साहित्य में आएगा। उससे बौद्ध साहित्य से जो रिलेटेड साहित्य है, जैसे त्रिपिटक, है ना, आचरांग सूत्र, और क्या उसको बोलते हैं, दीपवंश, महावंश,
ये सब जो बौद्ध साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य के अंदर बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो साहित्य है उसको बौद्ध साहित्य के अंदर रखेंगे। और जैन साहित्य जो जैन धर्म से रिलेटेड जो साहित्य है, जैसे जैसे भगवती सूत्र है ना, और जैन साहित्य में बहुत सारे हैं, आदि पुराण, जिनसेन के आदि पुराण, वो सब जैन साहित्य है। तो ये भी हमारा एक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आएगा, लेकिन जैन साहित्य के अंतर्गत आएगा। तो धार्मिक साहित्य को, साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में बांटे, धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य को भी तीन भागों में बांटे, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। और धर्मेतर साहित्य जो धर्म धर्म जिसकी वैसा साहित्य प्राचीन भारत का जिसमें धर्म और उनकी चर्चा नहीं है, वो धर्मेतर साहित्य में आएगा। जैसे बहुत सारी किताब है, कादम्बरी, हर्षचरित और मुद्रा राक्षस, बहुत सारे हैं, जैसे मेगास्थनीज का इंडिका, ये सब है धर्मेतर साहित्य में आएंगे। और तीसरा है विदेशियों के वृत्तांत, ये भी एक साहित्य ही है, लेकिन इसको अलग कैटेगरी में रख करके पढ़ा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा एक अलग है, अलग, अलग चैप्टर ही हो जाती है थोड़ा सा, इसलिए अलग भाग में रखा गया। वो भी एक साहित्य ही है। तो प्राचीन भारत में जो ट्रेवलर, जो घूमने वाले यात्री भारत में आए, अब यहाँ जो देखा समझा उसके बारे में लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत लिखा, और वो लिखा किताबों में, तो बढ़ गए, किताब तो उनकी है, या किताब खत्म भी हो गई तो उनके किताब से कुछ उद्धरण लेकर के दूसरे लोगों ने लिखा है, उस उद्धरण से पता चलता है कि जो लोग यहाँ आए थे उस बारे में, भारत के बारे में क्या लिखा। तो यह भी हमारा एक विदेशी यात्रियों के वृत्तांत जो है, जो विदेशी आए भारत में और कुछ यहाँ जो देखे, समझे और लिखे, वो भी हमारा एक स्रोत का काम करता है, बहुत अच्छा स्रोत का काम करता है क्योंकि इतिहास जानने के लिए। तो यह हमारा एक भी बहुत महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत को हम तीन भागों में बांटते हैं, क्योंकि प्राचीन भारत में मुख्य तीन तीन देशों से या तीन क्षेत्रों से यात्री आए थे, जैसे यूनान और रोम के, यूनान और रोम के लेखक। कुछ लेखक यूनान और रोम के ऐसे थे कि भारत में नहीं आए, खाली सुन करके, सुना सुनाई बातों पर भारत के बारे में लिखा। कुछ आए, आए भी तो आकर के देखे और लिखे, तो भी हमारा एक स्रोत है। चीन के यात्री, इसे जानते हो, पूरा प्रसिद्ध है, फाहियान, हुएनसांग, युत्सिंग, ये चीन के आए थे, बौद्ध धर्म के से संबंधित थे, और वो अपने तीर्थ यात्रा करने आए थे भारत में। इन्होंने जो देखा और उसके बारे में लिखा, तो वह भी हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। इब्न बतूता भी आया था, है ना, इब्न बतूता पहन के जूता, एक गाना कैसे रे, इब्न बतूता पहन के जूता उड़ गया आसमान में, है ना, कैसे कुछ है, इब्न बतूता पहन के जूता चला गया जापान में, ऐसा कुछ करके। तो इब्न बतूता भी आया था विदेशी यात्री उस तरह से, तो वो सब जो वर्णन किए, इब्न बतूता अफ्रीका से आया था, मोरक्को से आकर के चल करके आया था भारत में। फिर अरब अरब देश, जैसे खाड़ी का देश जो मुस्लिम कंट्री अभी है, जैसे सऊदी अरब, इराक, जॉर्डन, सीरिया, कुवैत, ये सब जो देश हैं, वो अरब के वहां से जो लोग आए, जैसे सलब्रूनी आया, सुलेमान आया, है ना, बहुत सारे लोग आए, तो उन्होंने अपने किताब लिखा और यहाँ के बारे में बताया। तो भी हमारा एक विदेशी साहित्य का स्रोत है, साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इस तरह से यह जो है सो एक रफ एक शॉर्ट डायग्राम का हो, शॉर्ट डायग्राम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत का एक शॉर्ट डायग्राम है, इसको याद रखो तो कुछ ना कुछ लिख दोगे परीक्षा में, या एक आते रहते हैं कहीं भी आएंगे एग्जाम में, कंपटीशन में। तो ये डायग्राम याद रखो, तो पास होने लायक या अच्छे नंबर लायक तो लिखिए दोगे, थोड़ा ज्यादा पढ़ लोगे तो ज्यादा लिखोगे, और नहीं ज्यादा पढ़ोगे खाली यही याद रख लोगे तो पास होने भर हो जाएगा तुम्हारा। तो ये सब हम लोगों ने, बाकी चीजों को हम लोगों ने देख लिया था, है ना, ये सब के बारे में हम लोग देख लिए थे, पुरातात्विक स्रोत के बारे में डिटेल्स में, तो अब सब बार बार नहीं जाएंगे, रिपीट करने से समय खत्म होगा। सरकारी अभिलेख ये सब है ना, ये सब के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। विदेशों से प्राप्त अभिलेख, है ना, अभिलेख के बारे में, ईरान, इराक, ये सब के बारे में जो था, मैंने सब डिटेल्स जानकारी किया, सिक्के के बारे में चर्चा किया था, स्मारक भवन, मूर्तियां के बारे में चर्चा किया था, और शेष वगैरह के बारे में चर्चा की, धार्मिक साहित्य के बारे में, जो ब्राह्मण साहित्य उसके बारे में चर्चा किया था, बौद्ध साहित्य के बारे में चर्चा कर लिया था, जैन साहित्य भी चर्चा हो चुकी थी, और धर्मेतर साहित्य के बारे में भी मैंने हम लोगों ने चर्चा कर ली थी पिछले क्लासों में।
इसलिए हम चर्चा नहीं करेंगे। जैसे मौर्य काल में, मौर्य काल में मौर्य मौर्य काल में जो था मुद्रा राक्षस कथा साहित्य सागर बृहत कथा मंजरी, ये सब अर्थशास्त्र मौर्य काल के बारे में बताता है। शुंग वंश के लिए, शुंग वंश का इतिहास जानना है तो महाभाष्य पतंजलि का जो है, मालविका अग्निमित्र कालिदास का है, गुप्त वंश के नीतिसार, रघुवंश मृच्छकटिकम, दश कुमार चरित्र, सब जो पुस्तकें हैं वह गुप्त काल जानने के लिए महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं धर्मेंद्र साहित्य के अंतर्गत। गुप्तोत्तर काल में जो जीवन चरित्र बहुत सारे हैं, जैसे हर्षचरित का बाणभट्ट का लिखा हुआ हर्षचरित, गौड़वाहु जिसे वाकपति राजू ने लिखा था, फिर विक्रमांक देवचरित है ना, इस तरह रामचरित, उसी तरह से द्वासराय काव्य हेमचंद्र ने लिखा था, गुजरात के शासक था, कुमार पाल की उपलब्धियों के बारे में लिखा था। नव शासंग चरित जो पद्मगुप्त ने लिखा था। फिर पृथ्वीराज विजय जो जो जानक ने लिखा था, पृथ्वीराज की जो उपलब्धियां थी। कथा सरित सागर जो स्वामदेव की थी। बृहत कथा मंजरी जो शिवेंद्र की थी। तो ये जो है सो धर्मेंद्र साहित्य है, और इसमें धर्म के बारे में बातें नहीं है, लेकिन इससे बहुत काफी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब भी याद रखना है। अब ये सब क्यों याद रखेंगे सर? ब्रैकेट में मैं लिख भी दिया, किसने लिखा? रघुवंश किसने लिखा? कालिदास। मृच्छकटिकम किसने लिखा? शूद्रक ने। दश कुमार चरित किसने लिखा? दंडी ने लिखा। हर्षचरित किसने लिखा? बाणभट्ट ने। गौड़वाहु किसने लिखा? वाकपति ने। ये सब मैंने लिख दिया है, और ये सब जितने एक जो पॉइंट है वो सब एक ऑब्जेक्टिव है, और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो ऑब्जेक्टिव नहीं है, और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, हर कंपटीशन में आते ही रहते हैं। एक बार इसको याद कर लो तो एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं तुम कंपटीशन में तुमको लिख दोगे ऑब्जेक्टिव। तो इसको जितने भी इसमें स्लाइड है सब याद रखने वाले हैं। तो ये सब मैंने हम लोग चर्चा कर लिया था। दक्षिण भारतीय साहित्य जो है, कश्मीर, गुजरात, सिंध, सब के बारे में साहित्य है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर ली थी। अच्छा, अभी है ना, जिससे दक्षिण भारत में संगम साहित्य, उसके बारे में काफी चर्चा हम लोगों ने किया था। फिर कश्मीर का जो कल्हन का राज तरंगिणी पुस्तक है, ये तो महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक माना जाता है राज तरंगिणी को। तो इसको एकदम ही याद रखना। इसमें तो कई पुस्तक, कब किसने लिखा, कब लिखा, कहाँ का इतिहास के बारे में जानकारी है, कब लिखा गया, 1149-50 के ईस्वी के लगभग लिखा गया। इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं राज तरंगिणी से, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है, इसको माना जाता है। गुजरात का जो है इतिहास के बारे में जानकारी के लिए कीर्ति कौमुदी है ना, जो सोमेश्वर ने लिखा था। फिर इसी तरह से संकीर्तन हरि सिंह, चिंतामणि मेरुतुंग लिखा है, मेरुतुंग कृत मतलब मेरुतुंग द्वारा लिखा हुआ प्रबंध कोश, राजशेखर कृत मतलब राजशेखर द्वारा प्रबंध कोश भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। फिर इसी तरह हमीर मद मर्दन, वास्तुपाल, तेजपाल, ये सब जो है ना, जयसिंह ने लिखा था ये सब, हमीर मद मर्दन, वास्तुपाल, तेजपाल। फिर उसे सुकृत, कृति कलोनी, उदय प्रभु कृत, वसंत विलास, बालचंद्र कृत, ये सब जो पुस्तकें हैं। और सिंध का, अच्छा, सिंध का इतिहास जानने के लिए ये बहुत चर्चनामा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब ऑब्जेक्टिव है, एक ऑब्जेक्टिव, सब इसको याद रखना, टोटल याद रखो सब। तो चर्चनामा पूछता है, चर्चनामा अरब के इतिहास की कौन सी पुस्तक है? तो चर्चनामा। या पूछता है चर्चनामा कहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करता था? तो सिंध के बारे में। किस भाषा में, ये भी पूछा किस भाषा में लिखा गया। अच्छा, समय खत्म हो रहा है क्या? 9 मिनट बच रहा है, 9-10 मिनट। तो ऐसा करते हैं, ये सब तो हम लोग चर्चा कर लिए हैं, तो चर्चा नहीं के 10 मिनट समय बच रहा है, आज इसको खत्म कर दें। अब हम लोग चलते हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, है ना, ये हमारा बाकी रह गया था पिछले क्लास में, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। तो विदेशी जो आए थे, जैसे हमने कहा कि यूनान और रोम के लेखक बांटे थे ना 3 भागों में, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत को 3 भागों में बांटे थे। यूनान और रोम के लेखक, फिर बांटे थे चीन के लेखक, चीन के यात्री, और अरब का, 3 भागों में थे। तो यहाँ जो स्लाइड दिख रहा है उसमें क्या दिख रहा है? तो यूनान और रोम के लेखक, यूनान और रोम के लेखक भारत में कौन आए, भारत के बारे में कौन कौन लिखे, यहाँ पर डिस्क्राइब है। तुम लोग देख रहे हो, जैसे ये पुस्तक है, फिगर है, किसका फिगर है? या मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर, जो यूनानी राजा था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था मेगास्थनीज को, और मेगास्थनीज ने ही यहाँ के भारत के बारे में इंडिका नामक पुस्तक में भारत के बारे में लिखा था। तो इसका फिगर देखो, ये है हेरोडोटस। ये देखो, ये हेरोडोटस का फिगर है। इसको कहा जाता है इतिहास का पितामह, फादर ऑफ हिस्ट्री। किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को। ये हेरोडोटस है, ये भी यूनान का था। तो ये सब है लोग।
तो जैसे हेरोडोटस, टिसियस, ये सब भारत नहीं आए। हेरोडोटस भी भारत नहीं आया, टिसियस भी भारत नहीं आया, लेकिन भारत के बारे में लिखा। तो कहां से लिखा? तो ईरान, ईरान से जो उसने प्राप्त किया, ईरान के लोग भारत के बारे में कुछ बतियाते थे, कुछ बात करते थे, उसी से जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको, मेगासनी को, हेरोडोटस को, टिसियस को, तो उसने भारत के बारे में पुस्तक उसमें लिखा, चर्चा किया। तो इससे भी हमें जानकारी इतिहास के बारे में मिलती है। तो ये भी हमारा इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इस तरह से नियारकस, नियारकस एक छूट गया इसमें, इसको थोड़ा सा मैं लिख दूं, आकार छूट गया है। नियारकस, नियारकस, अनेसिक्रिटस, रेस्टुबुलस, ये जो तीनों हैं, जो यात्री हैं, वो भारत आए थे। जैसे हेरोडोटस और टीसीएस भारत नहीं आए, ईरान से जो सूचनाएं मिली उसके बारे में सुन उन करके भारत के बारे में लिख दिया। यहाँ तो सपेरा रहता है, सांप के बारे में, सांप को लोग नचाते हैं, सांप वाला देश है, सब ऐसा ही कुछ उल्टा पल्टा चीज लिख दिया इन लोगों ने, उसको सुनी सुनाई बातों पर लिखा। भारत आया इन लोग है ही नहीं। लेकिन जो नियारकस है, अनेसिक्रिटस है, अरिस्टोबुलस है, वो भारत आए। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था तो उसके साथ इन लोग आए थे भारत में, और इस अपने आंखों देखा, इन्होंने भारत के बारे में लिखा। तो इनके लिखा हुआ भी हमारे इतिहास स्रोत है। और मेघासनी जी ने तो भारत में कई वर्षों तक रहा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, राजदूत के रूप में रहा, लेकिन वह भारतीय समाज को नहीं जानता था। तो इसलिए इसलिए इसने लिख दिया कि भारत में सात सात जातियां रहती हैं। तो सात जातियां, कारीगर और ये सब कर दिया, अलग अलग नाम दे दिया। ये भारत के समाज में, भारत में चार वर्ण था ना, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह के चतुर्वर्णीय था। लेकिन उसने सात वर्ण, सात जातियों का उल्लेख कर दिया, बढ़ई गिरी और ये सब, उसको समझ में नहीं आता था भारत के समाज के बारे में, तो इसलिए थोड़ा लिखा। लेकिन फिर भी जो लिखा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेघास्त्री जी ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा, जो सेल्यूकस का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आकर के रहा था बहुत वर्षों तक। इसीलिए इसकी जो पुस्तक है इंडिका बहुत ही महत्वपूर्ण। लेकिन अब वो मिलता नहीं है पुस्तक, वह कहीं खो गया। लेकिन उसकी पुस्तक से उद्धरण लेकर के दूसरे दूसरे लेखकों ने भारत के बारे में लिखा, तो उस उद्धरण को पढ़ करके अब हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है कि उसने भारत के बारे में क्या लिखा। लेकिन जो मेगास्ती ने पुस्तक लिखती इंडिका, वह अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके उद्धरण उपलब्ध है दूसरी दूसरी पुस्तकों में। जैसे टालमी, टालमी ने जो भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है, वह दूसरी सदी ईस्वी में भारत आया था। टालमी, पिलनी पहली सदी में जो सो भारत के बारे में, पहली सदी भारत में आया था, और पहली शताब्दी ईस्वी में भारत आया था, और उसके भारत के बारे में लिखा। से भारतीय भारतीय पशुओं के बारे में लिखा, भारतीय पौधों के बारे में लिखा, भारत में खनिज पदार्थ जो मिलते थे उसके बारे में वर्णन किया। तो पिलनी का भी विवरण भारतीय इतिहास को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भी ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी, पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी नामक पुस्तक। एक मिस्र का व्यक्ति था, सॉरी ईरान का व्यक्ति था जो मिस्र में आकर बस गया था, ठीक है। और वह 80 ईस्वी के लगभग में भारत के समुद्र तटों का यात्रा किया था, और उसने उस जो खास करके यह जो दक्षिण भारत है, अरब सागर वाला इलाका, उस तट पर उसने यात्रा किया था। और इन बंदरगाहों पर जो जो वस्तुएं आयात और निर्यात होती थी उसका उल्लेख किया है। लेकिन इसने किसने लिखा, इसका नाम क्या था? पेरिफल्स ऑफ द एरिथियन सी, एक एरिथ्रियन सी, पेरिफल्स ऑफ द एरिथियन, 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 एरिथ्री, एरिथ्रीसियन, एरिथ्री, एरिथ्री, एरिथ्रीसियन, पेरिफल्स ऑफ द एरिथ्रियन, एरिथ्रियन सी, पेरिफल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी जो नामक पुस्तकें है, वह उसका लेखक कौन है उसका नाम नहीं, उसमें नाम अपना दिया ही नहीं। लेकिन इतना उल्लेख उसको पढ़ने से पता चलता है कि वह एक यूनान का व्यक्ति था और मिस्र में लाकर बस गया था, और 80 ईस्वी के लगभग में भारतीय समुद्र तटों की यात्रा की थी, और यहाँ से आयात और निर्यात होने वाली वस्तुओं के बारे में उसने सूचनाएं दी है, उसने अपनी पुस्तक में सूचनाएं दी है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये सब जो यूनान के लेखक हैं, वे हमें काफी इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, है ना। तो इसमें ये रखना है, हेरोडोटस, टिसियस, नियार्कस, अरिस्टोबुलस, अनिसिक्रिटस, मेगास्थनीज, टालमी, पिलनी, रिपर्स ऑफ द एरिथियन सी के लेखक, उसका नाम भी पता नहीं है, ये सब है। अब चीन की यात्री देखो, फाहियान है, फाहियान। चीन की यात्री में वो दो तीन बहुत आए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फाहियान, युआन चुआन या ह्वेन संग भी उसको कहते हैं, और इत इत सिंह या इत इचिंग, इत
इत्सिंग या इचिंग एक ही है, कहीं इत्सिंग लिखता है, कहीं इचिंग लिखता है। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त गुप्त सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त सम्राट जो था, चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया था भारत में, और काफी बौद्ध यात्री था। जैसे युवान चौंग या ह्वेन सांग हर्षवर्धन के काल में आया था, उसने काफी नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा भी था उसने 12 वर्ष, काफी वर्षों तक। और इत्सिंग या इचिंग उसने 7वीं शताब्दी में भारत आया था, तो भारत के बारे में इन लोगों ने लिखा था बहुत। लेकिन इन लोग जो लिखा है भारत को, बच्चों को बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध तीर्थ यात्रा करने आए थे, तो बौद्ध दृष्टिकोण से भारत के बारे में चर्चा किया है इन्होंने। बौद्ध दृष्टिकोण उनके आंखों में सामने था, उसी के बारे में उन्होंने चर्चा किया, तो इनसे वो काफी जानकारी मिलती है। और अरब के यात्री जैसे सुलेमान, सुलेमान 9वीं शताब्दी में आया था, वह प्रतिहार और पाल राजाओं के बारे में वर्णन करता है। अल मसूदी 941 से 943 ईस्वी तक भारत में रहा, और राजपूत राजपूत दक्षिण भारत में राजपूत राज थे, उनके बारे में वो चर्चा करता है। अलबरूनी अलबुरिहान महमूद गजनवी जो भारत पर आक्रमण किया था, उसके साथ उसने आया था, बहुत ही विद्वान था, वो आक्रमण कर तरह उसको कोई मतलब नहीं था। वह यहाँ संस्कृत संस्कृत सीखा और संस्कृत यहाँ के साहित्य को जाना, और इसके बाद तहकीकात हिंद नामक पुस्तक, भारत की खोज नामक तहकीकात उल हिंद नामक पुस्तक उसने लिखा था, भारत की खोज के नामक पुस्तक उसने लिखा, उससे काफी जानकारी मिलती है। फिर मिनहाज उस सिराज तबकात नासरी नामक पुस्तक लिखा, जो इल्तुतमिश और नासरुद्दीन जो यहाँ सुल्तान थे सल्तनत काल में, उनके बारे में जानकारी प्रदान करता है। हसन निजामी ताजुल मासिर नामक पुस्तक लिखा, वह कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इस तरह से जो यात्री हैं जो भारत में अरब के यात्री, सुलेमान, अल मसूदी, अलबरूनी, मिनहाज सिराज, हसन निजामी, जो भारत में आए, तो जो लिखा उससे हम काफी जानकारी मिलती है। और चीनी यात्री तो बताए हैं, फाहियान, युवान चुआंग और इत्सिंग। और इसी तरह से यूनान के और रोम के जो हेरोडोटस, टिसियस, निआर्कस, अरिस्टोबुलस, अनेक्रिटस, मेगास्थनीज, टॉलमी, प्लिनी और पेरिप्लस ऑफ द एथेंस, ये सब के जो लेखक हैं, इससे काफी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी आज हम लोग कंप्लीट कर लिए, और इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर था प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत, वह आज हमारा कंप्लीट हुआ। तो आज जो है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग